हेलो फ्रेंड्स, आज स्लॉट 1 में मैंने 25 पेजेस परीक्षा धाम के रिवाइज़ कर लिए, मतलब सेकंड रिवीजन अच्छे से याद है। और ये आप मानिए 1.5 आवर में। पहले कहाँ स्ट्रगल कर रहा था भाई 4 घंटे में 20 पेज नहीं होते थे, 15 पेज 20 पेज आप देखे मेरे साथ बने होंगे, देखे होंगे। लेकिन अभी वही है, एक बार पढ़ लिया फिर रिवीजन कर लिया, दोबारा रिवीजन में 1.5 घंटे के आसपास में 25 पेज है, कहीं कहीं 30 हो जाएगा, कहीं कहीं 10 भी होगा, पर फिर भी मतलब बहुत अच्छा लगा ये देख के। और प्लस आज मैंने ऑल एग्ज़ाम प्लेस ये एक कोचिंग संस्थान है, इसका मैंने 590 ऐसे कुछ का बैच मुझे पड़ा, प्रहार बैच करके कुछ था ऐसा, पेपर 1 के लिए मैंने लिया है। इसमें क्या है कि वो सारे PYQs कराएंगे और 20-25 टेस्ट फुल लेंथ के टेस्ट है, कुछ यूनिट वाइज हैं, कुछ FLT हैं। तो उसका मैंने एक आज FLT किया, उसमें 1.5 आवर लगभग कंज्यूम किए मैंने, और 1.5 आवर इसको रिवीज़न करने में किया। और मैंने क्या किया, वो क्या कहते हैं 1 आवर ICT शुरू कर दिया आज से। तो 1 आवर आज मैंने 2 वीडियो शिल्पी द्विवेदी की देख लिया, जो उन्होंने EMRS के लिए 2023 में पढ़ाया था। EMRS के लिए 2023 में पढ़ाया था। 12 लेक्चर हैं, जिसमें से मैंने आज 2 कंप्लीट कर लिए, 2 की स्पीड में। मैंने वो लेक्चर पहले भी 2 बार देखे हुए हैं, एक बार EMRS के लिए, एक बार KVS के लिए, अभी तीसरी बार देख रहा हूँ। तो लगभग रटा हुआ है, इसलिए मुझसे ICT के सवाल बन जाते हैं। पर हाँ, जैसे टेक्स्ट बुक के टेस्ट में थे उस टाइप के नहीं बनते, तो वो टेस्ट लगाते लगाते उतने कवर कर लूँगा। बाकी मेरा कोर सोर्स ICT का यही रहेगा, शिल्पी द्विवेदी वाला कंटेंट। और यकीन मानिए मैं सारे बना के आऊँगा ICT के क्वेश्चन, क्योंकि जो AP में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मेरे से सारे बन गए हैं, जितना मैंने भी 4 पेपर लगाया उसका। तो ये 1 घंटे किया। फिर स्लॉट 2 में आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीज़न किया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीज़न मेरा स्लॉट 2 में ही कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से। तो स्लॉट 3 में मैंने क्या कर लिया, फिर मैंने चेक किया कि भाई पढ़ा हूँ, देखूँ कैसे बनता है। तो मैंने टेक्स्ट बुक में यूनिट वाइज टेस्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट दिया, जिसमें से मेरे 4 या 5 क्वेश्चन गलत हो गए 20 में से। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हुए जो मेरे नोट्स में मैंने तुरंत ही पढ़े थे। मतलब जैसे ऐसा है ना कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया है, इस तरीके की बहुत सारी थ्योरीज हैं, किसने दिया है। तो पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते दिमाग का माथा पच्ची इतना हो गया था कि वो थोड़ा मिसकन्फ्यूजिंग। फिर मैंने उसको पूरा अच्छे से उस टेस्ट को एनालाइज कर लिया एकदम तरीके से। फिर भी टाइम बचा हुआ था, तो मैंने क्या किया कि जब जो टाइम बचा हुआ था उस टाइमिंग पे मैंने ये काम कर लिया कि भाई जो PYQ था, जो पेपर 2024 में हुआ था इकोनॉमिक्स का, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, उसके 150 क्वेश्चन देखे कि भाई इसमें कितने क्वेश्चन मैंने अभी तक, जैसे एक बार पूरा कवर कर लिया पेपर 2 सिर्फ MP वाले पोर्शन को छोड़ के, और वो जो कौटिल्य वटिल्य वाला पोर्शन है, तो कितना मैं कवर कर पा रहा हूँ, फैक्ट चेक हो जाए। तो मैंने देखा कि करीब 105 से 105 के आसपास क्वेश्चन, आप 110 कर दीजिए, MPGK को मिला के 110 के आसपास क्वेश्चन, मतलब मेरे नोट्स, और अगर MPGK पढ़ लूँ तो उससे कवर हो जाएगा। हाँ, ये जो 40 क्वेश्चन है ना, ये रैंडम है इन द सेंस ऐसे कि जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है, पूछा ये सेंटेंस किसने बोला था। अब भाई इसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना, ऐसे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आए थे कि ये सेंटेंस दिया है किसने बोला है। या तो फिर मान लीजिए ऐसा है कि जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे की एक लिमिट है। अब बजट और इकोनॉमिक सर्वे से वो ऐसा सवाल पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में MP के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में जितने कंपोनेंट हैं, उस कंपोनेंट में भाई इस कंपोनेंट का कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है। इतना तो हम याद नहीं कर पाएंगे। हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में क्या ग्रोथ हुई है, सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या था, सबसे छोटा कंपोनेंट क्या था, ये यहाँ तक याद कर सकते हैं। लेकिन हम पूरा उसके कंपोनेंट 10-20 मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट है, तो सब में कितनी कौन से में ग्रोथ हुई ये नहीं। बहुत सारे इंडेक्स हैं, तो इतने इंडेक्स के पैरामीटर हैं, उन सब में MP की क्या रैंक थी वो भी नहीं। तो एक लिमिट है ना। तो ऐसे 40 क्वेश्चन निकाल दीजिए, और इन 40 में भी मान लो 10 से 15 बनाए जा सकते थे अगर मैं अच्छे से फैक्ट याद करके जाऊँ। मतलब 20 से 25 क्वेश्चन तो लिटरली ऐसे थे जो नहीं ही बनेंगे। यकीन मानिए किसी से नहीं बना होगा। पहले माइनस मार्किंग नहीं था तो सबने ज़रूर तुक्का लगाया होगा, ये बात सही है। उसमें से कुछ सही निकल जाए अलग बात है, लेकिन हाँ, अभी माइनस मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ गिरेगा, पहली बात। लेकिन फिर भी कितना भी गिरे, पोस्ट भी मेरे सब्जेक्ट में कम हो गई है। तो मुझे ये इंश्योर करके चलना है कि एटलीस्ट 700
800 में लाना ही है। मैं जनरल का कैंडिडेट हूँ भाई, और मेरे लिए सिर्फ 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में सब लोग फाइट करेंगे, सारे कैंडिडेट 7 सीट में। तो ऐसा समझिए मुझे टॉप के 1, 2 या 3 में आना है, तो 700 स्कोर करना ही पड़ेगा। और जिसका अभी रिजल्ट आया हुआ है, मतलब 2024 वाले का तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, मेरे सब्जेक्ट का आ चुका है, और मेरे सब्जेक्ट का भी मतलब इकोनॉमिक्स का इस बार अभी इंटरव्यू है, इस मंथ में 13 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो पिछली बार मैंने देखा कि एक दीदी हैं, उन्होंने 676 स्कोर किया था आउट ऑफ 800। तो वो रैंकर थी, रैंक 1 का स्कोर था 676 आउट ऑफ 800। उन्हीं को देख के मेरा टारगेट है 700। तब सीट पता है जनरल की कितनी थी? तब मान लीजिए जैसे इस बार 19 सीट है, उसमें भी रिजर्वेशन, जैसे जनरल के अंदर भी कुछ रहता है रिजर्वेशन, तो सब काटने के बाद केवल प्योर जनरल के लिए 7 सीट है। तो ऐसे ही उस टाइम पे 44 सीट थी जनरल की, और सब कुछ काटने के बाद भी 30 सीट थी। 14 सीट रिजर्वेशन में जा रही थी, 30 सीट, तो 30 सीट थी। तब कोई 76 ला के रैंक 1 ला रहा था। तो आप समझिए कि अब सिर्फ 7 सीटें हैं। हाँ, माइनस मार्किंग है, तो ऐसा समझ लीजिए कि हम जोड़ देते हैं, माइनस मार्किंग ना होती तो ये 25 सीट के बराबर है। तो मुझे 700 तो लाना पड़ेगा ना रैंक 1 के लिए, तभी मुझे मिलेगा। क्योंकि ये जनरल में एक बंदा EWS का भी घुस सकता है, जो भाई जनरल से ज़्यादा स्कोर कर दे नंबर। OBC का भी घुस सकता है, SC का भी, ST का भी, है ना। और घुसना भी चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग घुस रहे हैं भाई। जनरल मतलब सबके लिए ओपन कंपटीशन है, तो मतलब यहाँ पे मुझे सबसे बढ़ के नंबर स्कोर करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि भाई पेपर 1 में 45 प्लस करने ही करने, मतलब 45 तो एटलीस्ट करने ही करने हैं। अभी मेरे 36, 37 सही हो रहे हैं। एक बार ICT, जैसे ICT के तो लगभग सही हो जाते हैं, टेस्ट में नहीं हो रहे हैं, तो उसमें भी होने लगेंगे। दूसरा, जो अच्छे से स्टैटिक पोर्शन में और पकड़ हो जाएगी, तो ये 40 तो आराम से पहुंच रहा है। और जैसे ही मैं करंट अफेयर वगैरह भी निपटा लूँगा, ये अवार्ड वो अवार्ड, ये खेल कूद कहाँ पे किसको क्या मिला है, वो करते करते आराम से 45, और मैं 45 बना के आऊँगा। 100% आप देखिएगा, मैं 45 बना के आऊँगा। और पेपर 2 में 125 प्लस बना के आऊँगा। जैसे अभी इस बार मैंने देखा 20 से 25 सवाल ही ऐसे थे जिसको नहीं कर सकते थे भाई, तो नहीं कर पाऊँगा, कितना भी कुछ कर लूँ, और उसको छोड़ के आऊँगा। तो मैंने सोचा है कि 30 सवाल छोड़ के आऊँगा, तो टोटल मान लो 200 सवाल होंगे। तो अगर 200 सवालों में से 30 सवाल छोड़ के आ जाओ, या ऐसा समझो कि 20 छोड़ के आओ, है ना। दोनों कंडीशन लेके अगर हम देखें, 30 छोड़ेंगे तो 170, तो इसका 4 से मल्टीप्लाई करो तो 680 आएगा, और 180, और इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 720। मतलब हाँ, यही मेरी रेंज है, 680 to 720। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 छोड़ सकता हूँ, और या तो 20 तो छोड़ूंगा ही, क्योंकि ऐसे सवाल रहेंगे जो नहीं करने हैं तो नहीं करूँगा। जैसे पेपर 1 में 5-6 रहेंगे, इधर भी 15, 20 या 25 रहेंगे, तो वो देख के, है ना। तो ऐसी स्ट्रेटजी आप भी बना लीजिएगा अपना, क्या करने वाले हैं। और अभी स्टडी तो मेरा वही चलेगा, मैंने बताया हुआ है। 13 जुलाई के बाद मैं पैटर्न चेंज करूँगा, उस दिन एक मॉक रख के। तो आप भी अपने तरीके से करते रहिए। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, अगर आप फेज़ 2 के हैं तब भी समय, तो फेज़ 3 वालों के लिए भी नहीं बचा है। और फेज़ 1 वाले तो बिल्कुल इस टाइम पे प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। अब उनको नया कंटेंट पढ़ने का टाइम नहीं।